So today we are going to talk about analysis of qualitative and quantitative data. तो पिछले जो सेशंस में हमने देखा था कि किस तरह से दोनों जो अप्रोचेस हैं how they are different. Quantitative research, we know that it's an objective systematic process कि जहाँ पे हम numbers को use करते हैं data obtain करने के लिए किसी भी जो हम टॉपिक को रिसर्च कर रहे हो और उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि आप ऑब्जेक्टिविटी होती है उसके अंदर कि आप डेटा इस तरह से कलेक्ट करते हो कि आपका एज अ रिसर्चर उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरी बात, जो डेटा है वो किसी तरीके से मेजर किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है। ये 1 किलो है, 2 किलो है, 10 है, 5 है, 20 है, नंबरिंग के लिहाज से किसी तरह से आप उसको क्वांटिटी कुछ दे सकते हैं। और तीसरी बात कि आप डेटा प्रेजेंट करने के लिए टेबल्स, ग्राफ्स और इस तरह की चीजें जो है वो यूज करते हैं। अरे यार क्या हुआ, रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, डेट ग्राफ्स वगैरह और दूसरी चीजें जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जो आपका रीडर है वो उसको सेंस बना सके। अब अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वी आर मोस्टली कंसर्न अबाउट कि लोगों की फीलिंग्स क्या है, हाउ डू पीपल थिंक, किसी चीज के बारे में उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, और उस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें कि अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करें इमरान खान और सियासत के ऊपर, फॉर इंस्टेंस, तो हम बोलेंगे जी कितने लोग जो है वो इमरान खान को फॉलो करते हैं, सो वी कैन गिव देम अ नंबर कि जी ये वाले इतने लोग हैं जो फॉलो करते हैं, इतना क्राउड है जो करता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में व्हाई पीपल डू इट, रीजंस उसके क्या है, किस तरह वो आपको सॉफ्ट रीजंस के आप हर किसी से जो कहेगा वो मिलेंगे। और बिकॉज ये सॉफ्ट रीजंस होते हैं तो दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, कि आप उनको करके वो नहीं देख सकते। अगर आपको ये कहा जाए कि जी फ्रूट्स को जो है मुख्तलिफ उसको बताएं, तो आप ये तो बताएंगे कि 10 सेब है, 10 जो है ऑरेंज है, ये है। बट इफ आई वांट यू टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप कलर की बात करेंगे, आप शक्ल की बात करेंगे, आप उसकी टेस्ट की बात करेंगे, उसकी क्वांटिफिकेशन उसकी करनी मुश्किल होती है। देयरफॉर the kind of this approach we use to analyze data or collect data is different. ठीक है, तो दोनों के अंदर सबसे पहले तो ये वाली, यहां तक ठीक है? यहाँ इस तक में कोई मसला है कोई? नो मैम। ठीक है, तो इसी वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपका इंटरेक्शन पार्टिसिपेंट्स के साथ ज्यादा रहता है। आपको ये भी देखना होता है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आपका खुद का इम्पैक्ट उस डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस और बाकी सारी चीजों पे कितना रहने वाला है, और आप क्या कर रहे हैं। और दोनों रिसर्चेस का जो डेटा कलेक्शन का मेथड है, जनरली स्पीकिंग डेटा कलेक्शन का मेथड एक ही जैसे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च यू यूज, that you are interacting with people. Either you're going to get the data from some kind of questionnaire, या आप लोगों से बात करके इंटरव्यू लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ जिस टाइप की रिसर्च है। लेकिन उस डेटा के साथ आप करते क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च दैट यू आर डूइंग, इट वुड बी स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, और उसका आउटकम क्या निकलता है वुड बी स्लाइटली डिफरेंट। सो अगर हम डेटा कलेक्शन मेथड्स को देखें तो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स के अंदर आपके पास आ जाएगा जी क्वेश्चनर्स के, जहाँ पे आपने देखे होंगे कि पेपर्स पे किसी उस पे क्वेश्चनर होते हैं कि जी अच्छा ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, लोग उन क्वेश्चंस को फिल करते हैं। किसी जमाने में क्वेश्चनर सिर्फ पेपर बेस्ड हुआ करते थे। अब आपके पास क्वेश्चनर पेपर बेस्ड काफी कम मिलते हैं, लेकिन हैं फिर भी, लेकिन ज्यादातर आप उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स देखते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चनर होते हैं, गूगल फॉर्म, ये इस तरह के काफी सारे लोगों ने फिल भी किए होंगे। आइडिया और प्रिंसिपल वही है कि आप सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, सिमिलर और काइंड ऑफ क्वाइट सिंक के लोग उसको टिक करते हैं, देन व्हेन यू गेट एग्रीगेटेड डेटा आप उसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या हुआ। स्केल्स यूज होते हैं कि जहां पे आप किसी को कहते हैं कि जी अच्छा जी 0 to 5 या 0 to 7 या 1 to 10 में अपनी जो है वो आप रेटिंग करके बताएं किसी चीज की, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्स वाई एंड जेड। सो पेन स्केल फॉर एग्जाम्पल एक वो है कि जी आप पेन का स्केल, पेन नापते हैं on a scale of 1 to 10 या 1 to 7 या जो भी इस तरह से रिसर्च के अंदर आप मुख्तलिफ चीजों को नापने के लिए आपने उसी मेजर पे लैकेट स्केल और दूसरे बनाए होते हैं वेयर पीपल आर एबल टू गिव देम सम नंबर और उस पर बता रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल मेजर्स के जैसे ब्लड प्रेशर,
पल्स और बाकी सारी चीजें जो आप डेटा वो कलेक्ट करें किसी तरह से, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूजली आप काम करते हैं इंटरव्यूज से, 1-to-1 इंटरेक्शन में लोगों से बात कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कर सकते हैं, वहां पे ये है कि आप इंटरव्यू के करते हुए यूज स्केल्स या क्वेश्चनर या कोई भी उस तरह की चीज यूज करते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू के टाइम पे कि आप उनके साथ बैठ के, जहाँ पे लोगों की लिटरेसी का कोई प्रॉब्लम हो या उस तरह की कोई चीज हो, तो आप उनके साथ बैठ के काम करते हैं, देन यू टेक इट। फोकस ग्रुप डिस्कशंस के जहां आप एक से ज्यादा 5 से लेके 8 या 10 लोग तक आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, और आप उनके साथ बैठ के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात कर देखते हैं और वो डेटा कलेक्ट करते हैं, विच इज यूजली अ क्वालिटेटिव मेथड एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव वन। उसके बाद आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन के, जहां जो कुछ नॉर्मली हो रहा है, यू जस्ट ऑब्जर्व दैट एंड यू ट्राई टू टेक information about that particular phenomena to be able to understand more about it, and that also can be qualitative as well as quantitative depending on how you're recording that particular aspect. ठीक है। एक मिनट, ये सबसे ऊपर का मुझे दिख नहीं रहा। इंटरव्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर के कहाँ किस तरह से किए जाते हैं। क्वेश्चनर के अंदर स्केल्स भी लिए जा सकते हैं, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस भी, सिर्फ जहाँ पे यस एंड नो के आंसर्स भी हो सकते हैं। यू कुड आस्क पीपल टू गिव यू अ लिटिल बिट मोर डिटेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, सो वो चीजें तो हो सकती है, लेकिन इनको आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। 2-3 तरीके हैं। सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन वो होता है कि जहां पे लोगों को खुद से पढ़ के, खुद से क्वेश्चन को देख के, अपने आप से समझ के और उसके आंसर करने पड़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि जहां आपके पास आता है, यू रीड द क्वेश्चन एंड यू आंसर द क्वेश्चन एज यू go through it. Then you've got interviewer administered कि यहाँ पे दूसरा कोई बंदा पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहा होता है और आप उनको जवाब देते हैं, and then they are the one who are filling in the form for you. Okay, तो वो दे। तीसरा है कंप्यूटर असिस्टेड या टेक्नोलॉजी असिस्टेड क्वेश्चन, जिसमें ऑटोमेटेड टेलीफोन इंटरव्यूज या दूसरी पहले चीजें बहुत आसान और सीधी सी होती थी कि ऑटोमेटेड टेलीफोन सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम या उसके थ्रू आप देखते हैं कि जहाँ पे या आजकल आप देखें तो जब किसी बैंक में कहीं पे आपने बात की हो तो आपको टेक्स्ट मिलता है कि जी आप ये बताएं कि आप रेटिंग कितनी करेंगे 1 to 7 पे। देखा है कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज, एग्जाम्पल रियल लाइफ में पाकिस्तान में यूज होती हुई? मैडम कौन बोल रहा है? एक बंदा वो, शाहिद आप क्या कह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और भी कुछ बोल रहा था। मैडम ये स्टिल अभी तक भी आते हैं इसको के वो मोबाइल से भी होते हैं और वो पीडीएफ कॉल्स भी आते हैं। हाँ, और बाज़ वो सिर्फ आपको लिंक भेज देंगे जहां पे आपने क्लिक करना होता है, तो वो है। अब सेल्फ रिपोर्ट मैम वो अक्सर जो हम कॉल करते हैं जो उनका हेल्पलाइन नंबर होता है वहां पे किसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, तो फिर उसके बाद उनकी भी अपनी भी रेटिंग्स देते हैं उनको भी। हाँ बिल्कुल। सो सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर अगेन आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं कि जी किसी जगह आप गए, उन्होंने आपको पकड़ाया, आप वो करे, या हॉस्पिटल में आप बैठे कहीं तो वहीं पे दिया कि वहीं के वहीं आप कर दे। पोस्ट भी करके किए जाते हैं लोगों को कि हाँ जी घरों पे जाके भेज के उसको देखें। आजकल सबसे ज्यादा जो यूज होता है तरीका है वो ऑनलाइन सर्विस का। सो सर्वे मंकी, गूगल फॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स और इस तरह के बहुत सारे जो फॉर्म्स है, बहुत सारी जो चीजें वो इस्तेमाल होती हैं और वहां पर वो फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरव्यू और एडमिनिस्ट्रेड भी अगेन फेस टू फेस भी हो सकते हैं कि जी सामने आमने बैठ के लोग बात करके करें, टेलीफोन पे करें, या जो कंप्यूटर के जरिए से उस पे की जा सके। एंड द सेम गोज फॉर, सो यूजुअली द मेथड ऑफ चॉइस डिपेंड्स ऑन डेटा दैट यू वांट टू कलेक्ट, द पॉपुलेशन दैट यू आर टॉकिंग टू, कि जिनके साथ आप बात कर रहे हैं कौन लोग होंगे, किस तरह से होंगे, और आप उनको किस तरीके से देखेंगे और क्या आप कर रहे हो। डेटा एनालाइज कैसे करते हैं? डेटा एनालिसिस का प्रोसेस बेसिकली ये है कि आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, उस डेटा और वो जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है उसको आपने किस तरह से ऐसे प्रेजेंट करें कि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस दोनों स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की जहां बात आती है, तो जो आर्टिकल्स आप लोगों को मैंने कहा था पढ़े, अगर आप उसके रिजल्ट सेक्शन देखें तो ज्यादातर नंबर बेस्ड डेटा होगा कि वो उसको उन्होंने किसी टेबल्स की शक्ल में दिया हुआ होगा, फिगर्स बनाई हुई होंगी जो हम वहां वो एक्सप्लेन किया हुआ होगा, और
कोई ग्राफ्स होंगे वो आपको दिए गए होंगे, और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो जैसे किसी थीम्स की शक्ल में और कैरेक्टरिस्टिक्स की शक्ल में, पैटर्न्स की शक्ल में आपको दिखाया गया होगा कि दिस इज व्हाट, ये 2 या 3 या 4 थीम्स हैं जो इसके अंदर से निकल रही हैं, और वो आप उसको देख के देखेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आप ज्यादातर डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज एक्सेल, एसपीएसएस और इस तरह की दूसरी जो प्रोग्राम्स है वो इस्तेमाल करते हैं। और यूजुअली आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, जिससे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सैंपल एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन, या जो आपका इन्फरेंसेस निकालने के लिए कि जिसका मीनिंग क्या है वो इस्तेमाल की जाती है। सो दीज आर द टू काइंड ऑफ अ ब्रॉडर लेवल पे आप ये चीजें देखते हैं। डेटा ज्यादातर जैसे मैंने कहा ग्राफ्स में और उसमें प्रेजेंट करते हैं आपके पास चार्ट्स के अंदर, और आप इस तरह की चीजें देखते हैं जैसे बार चार्ट है कि जिसपे आपका डेटा जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज का इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, एंड देन यू कैन सी कि कौन सी चीज किस हिसाब से ज्यादा बड़ी है या कम है या क्या है। बार चार्ट्स बहुत सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड ग्राफ है, और बेसिकली नंबर्स कंपेयर करने के लिए फ्रीक्वेंसी और मीन और डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह का वो देखने के लिए बताया जाता है। सिंपल है क्रिएट करने में, आसानी के साथ डेटा आपको बता रहे होते हैं, एंड और मुख्तलिफ आप उसको देख सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं बार चार्ट की तो देख सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है पाई चार्ट। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल सा टूल कि आपको एक वो जैसे रोटी की शक्ल में आप उसको आधा आधा करके बताते हैं कि किसका कितनी हिसाब से कौन सी चीज है। सो दीज आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द डेटा। इट्स काइंड ऑफ अ पाई चार्ट। देखिए तो ये बेसिकली रिलेटिव कंट्रीब्यूशन आपको बताता है ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, और जहां ज्यादातर नॉमिनल डेटा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है जी इतने मैन है, इतनी वुमेन है, या इतना नर्सेज हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, मतलब ऐसा जहाँ पे क्लियर कट नॉमिनल डेटा आपने प्रेजेंट करना, और बहुत ज्यादा कैटेगरीज ना हो, अप टू 6 कैटेगरीज आप आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो बहुत छोटा छोटा होने लग जाता है तो काफी मुश्किल होती है। और उसकी भी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, बट दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट शी डू। देन यू हैव हिस्टोग्राम्स के, जहाँ पे आपका डेटा जैसे आप कहेंगे जी 0 to 10 एंड 10 to 15 और 10 to 20 एंड तो मतलब देर इज नो गैप बिटवीन कैटेगरी। सो डेटा कंटिन्यूस डेटा है और आप उसको प्रेजेंट कर रहे होते तो आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम देन ऑल्सो टेल यू अबाउट, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में पढ़ोगे या कहीं पे तो लोगों ने कहा होगा कि डेटा वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि अगर आप इसको यहाँ पे एक लाइन बनाने की कोशिश करो एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये आपको इस तरीके से जाके हो जाएगी, और तो हटा दो नीचे से ग्राफ को तो इट वुड लुक लाइक के डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और बेल शेप की तरह की शेप बन जाएगी यहाँ पे। और अगर एक साइड पे ज्यादा हो दूसरी साइड पे कम हो तो वो आपकी स्क्यूड किस्म की आती है, कि जहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लास के मार्क्स हैं किसी क्लास के पास करने में, तो इट सीम्स लाइक कि थोड़े से लोग जो है वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, कम मार्क्स उन्होंने लिए हैं, ज्यादा लोग मिडिल कैटेगरी में आते हैं और थोड़े से लोग ऐसे जो हाई नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारे लोग इस वाली साइड पे हो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि जी ज्यादा लोग कम मार्क्स ले रहे हैं, कम लोग तो एवरेज पे ले रहे हैं, और फिर तो इसका मतलब कि डेटा स्क्यूड है, कि या वहां पे टीचिंग नहीं अच्छी, या स्टूडेंट ने सही की एफर्ट नहीं डाली, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इन इटसेल्फ गिव्स यू सम इंडिकेशन अबाउट व्हाट समबडी इज डूइंग। If you want to look at the relationship, कि जैसे हम बोले कि age is associated with academic performance, और जैसे जैसे age बढ़ती है academic performance जो है वो खराब होती है, तो वो या कोई और इसी तरह की कोई चीज अगर हम देख रहे हो तो फिर हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये अगेन ये ग्राफ ही है, लेकिन ये आपको एक पैटर्न बताएगा कि अगर आप इसके दरमियान ये लकीर खींच दो तो आपको ये लगेगा कि दो वेरिएबल की आप उसे देखेंगे कि जैसे जैसे एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में आपकी लकीर खींची गई है। ठीक है, सो दे बेसिकली टेल यू समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन these aspects. When it comes to qualitative data analysis, usually you will find terminology such as content analysis, thematic analysis, narrative analysis, grounded theory analysis, and discourse analysis. Depending on the methodology that you choose,
द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस वुड बी डिफरेंट। अगर आपकी सिंपल क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो आप थीमेटिक एनालिसिस कर रहे होंगे। अगर आपकी बाजू का आप कंटेंट देख रहे हैं तो कंटेंट एनालिसिस कर रहे होंगे। अगर आप आईपीए या कोई दूसरा यूज कर रहे हो तो नैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे। अगर ग्राउंडेड थ्योरी है तो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर आपका जो एनालिसिस है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द मेथडोलॉजी you will have a name for it, but ultimately सब के सब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मकसद ये होता है कि आपने डेटा कलेक्ट किया इन द लार्ज फॉर्म्स, के बड़े बड़े टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स में डेटा नहीं होता, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा होता है, यूजली रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको ट्रांसक्राइब करते हैं एंड देन यू रिमूव ऑल द आइडेंटिफिकेशन एंड एवरीथिंग एल्स दैट कुड इन बी देयर, और फिर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ के देखते हैं कि जी इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो थीम्स जो है, कोड जो है, क्या समझ में आ रहा है, क्या निकल रहा है और कैसे किस तरीके से इसको देखना चाहिए। एंड दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट यू डू इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाम उसका डिफरेंट हो सकता है बिकॉज आउटकम जो है वो डिफरेंट होगा, बट जनरली स्पीकिंग दीज आर द अप्रोचेस दैट यू डू विद इन द qualitative data analysis approach. Okay, so that is the data collection and data analysis and quantitative and qualitative research. Any questions so far? नो मैम। कोई भी सवाल नहीं है किसी का भी? मैडम, जो जैसे ये आपने क्वालिटेटिव रिसर्च का ये बताया, थीमेटिक कंटेंट, तो इनमें डिफरेंस क्या आएगा? ये तो सेम ही आते हैं। फिर ये से बिल्कुल सवाल, लास्ट पे जो है। मतलब अप्रोचेस में क्या डिफरेंट है? जी जी। अप्रोच, मैंने कहा ना कि आउटकम आप उसमें से क्या देखना चाह रहे होते हैं कि जी अगर आपने कहना जी क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमने करना है और हम जी लोगों की से देखना है कि अगर वो एग्जांपल मैं यूज करूं कि किस पॉलिटिशियन को लोग कितना पसंद करते हैं, तो कोई कहेगा कि जी उसके टाइम में महंगाई कम, हमें इसलिए ये बंदा पसंद है क्योंकि ये ऑनेस्ट है। दूसरा कोई कहेगा हमें इसलिए ये बंदा पसंद है कि ये आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी या चीजें कम हो जाएगी, या मुश्किलात जो है वो ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएगी। तीसरा कुछ और कहता है। तो मतलब आपने उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल के कि जी कुछ के पर्सनल रीजंस होंगे, कुछ के कोई प्रोफेशनल, तो आप ही हिसाब से BS going to होगा make sense of it and describe it. So depending on कि क्या करना चाह रहे हो, कि sometimes आपका मकसद ये होता है कि आप सिर्फ डिस्क्राइब करें सिचुएशन को, तो तरीका तो एनालाइज करने का वही एक तरह से सेम है, लेकिन आउटकम डिफरेंट है। ठीक है, कहीं पे आप ये चाहते हैं कि आप सोशल प्रोसेसेस एक्सप्लेन करें कि जी ग्राउंडेड थ्योरी का डेटा जब आप यूज कर रहे होते हैं कि कैसे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी चीज और किस तरीके से हो रही है, तो मतलब वो आपका पर्पस पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड उठा रहे हैं। और अगर इसको मैं दूसरी तरीके से बताऊं कि देखिए खाना पकाना है फॉर एग्जाम्पल, आप खाना चाहे आप बिरयानी बनाएं, चाहे आप जो है सालन कोई बना लें या कोई भी चीज कर ले, जनरली स्पीकिंग जो अप्रोच है वो तो सबकी सेम ही है ना। पतीला चाहिए, चूल्हे पे रखना है, आप प्याज लाल करना है, बाकी सारी चीजें करनी वही, लेकिन आउटकम डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? मैडम, अगर हम सिंपली बात करें इसमें कि जिस तरह से अगर हम पॉपुलर लीडरशिप की अगर बात करते हैं, तो हम लोग अगर देखते हैं कि भाई कितने परसेंट लोग जो है वो फेवर में है, तो हम सिर्फ ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा। जबकि अगर हम लोग उसके रीजंस में फाइंड आउट करेंगे तो इट मींस कि वी आर सर्चिंग फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। हाँ बिल्कुल, शायद वो फर्क इसलिए था क्योंकि जो अब सवाल ये था कि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के मुख्तलिफ अगर टाइप्स हैं तो मतलब फिर आपका तरीका तो तकरीबन सभी में सेम होगा ना, तो आउटकम फिर आप उनको नाम के, तो उस पे मैं बात करी। तो हाँ, अगर आपने सेंटिमेंट्स पे बात करनी है, अगर आपने नंबर्स देखने हैं तो क्वांटिटेटिव, अगर आपने ये रीजंस देखने हैं तो क्वालिटेटिव, लेकिन उसके अंदर भी फिर आपने ये देखना होता है कि कौन सी चीज, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स एनालिसिस आपका कम्युनिकेशन के तरीके को देख रहा होता है, लोग ये देखते हैं कि किसने बात कैसे की, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किसने क्या कहा। तो डिपेंडिंग ऑन द फोकस ऑफ योर वर्क, यू जो आपका आउटकम है, ये जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द एंड, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स थिंग्स डिफरेंट। मैडम, हम कह सकते हैं कि जो जो कंटेंट आपने बताए, इसमें थीमेटिक जो है, तो जैसे थ्योरेटिकली के लिए यूज हो सकता है क्योंकि ये ब्रॉड बेस है, तो बाकी कंटेंट एनालिसिस और दूसरी ये क्वांटिटेटिव के लिए यूज कर सकते हैं क्या? कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। कंटेंट एनालिसिस बोथ के में लिए। बेसिकली ये देखते हैं कि जी
कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ये है कि कोई भी लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल किया गया है, Yes, ma'am. ठीक है, कोई भी जो चीज है वो कितनी दफा डिस्क्राइब की गई और उसका क्या मतलब है, तो उसको आप अगर आप कितनी दफा इस्तेमाल किया गया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर आप उसकी वो क्वांटिटी में आ जाता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में यूज करेंगे। और अगर आप ये देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, क्या एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आपके पास आ जाता है। इसके Result अलावा oriented दूसरी, base. सॉरी कौन, रिजल्ट ओरिएंटेड बेस हाँ, कंटेंट। रिजल्ट की बेस पे। तो इसके अलावा दूसरी और भी अप्रोचेज आप देखेंगे कि जहां पे आप सुनेंगे नाम एक्शन रिसर्च, ठीक है, पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजी और इस तरह के, जो कि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स है। और आपके पास इंटरेक्शन लोगों के साथ इसी तरीके से होना है, इधर आप कलेक्ट डेटा इन दिस एंड दैट वे, but it's what is it that you want to do with the data and how is it that you're planning to engage with the participants is different, and based on that उसका नाम जो है वो फर्क दिया जाता है और दिया हुआ होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप करना क्या चाह रहे हो और कौन सा आउटकम जो है वो लेना चाह रहे हो। मैडम क्वालिटेटिव रिसर्च की कोई ड्यूरेशन है क्या, कि कितने टाइम के अंदर अंदर कर सकते हैं और कितने लॉन्ग टाइम तक चल सकती है? तो किसी भी किस्म की जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें आपके पास जनरली स्पीकिंग ये होता है कि आप एथिक्स कमिटीज में डालते हैं एप्लीकेशन और उनको बोलते हैं डेटा कि जी हमें परमिशन दे, तो आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, आप लोगों को कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से लोग देखेंगे, किस तरह की सैम्पलिंग आपकी अप्रोच होगी, वो सारा कुछ देखने के बाद आपको कितना अरसा लगेगा। तो उसमें बोलने का मकसद मेरा यहाँ ये था कि एथिक्स आपको ड्यूरेशन भी बताता है कि आपके पास 1 साल का टाइम है, ठीक है, आपके पास इतना टाइम है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना, यूजली 3 से लेके 6 महीने तक जनरली स्पीकिंग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन होता है। क्योंकि अगर अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर आपने डेटा अभी कलेक्ट करना शुरू किया और फिर 6 महीने के बाद, मतलब अब मुसलसल अगर पूरे साल तक खुला हुआ ही है, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस क्या है स्टडी का, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने परसेप्शन तो नहीं डिफरेंट हो गई, चीजों तो नहीं फर्क पड़ गई, दो मैडम इसमें मुख्तलिफ एक टाइम पे अगर क्वेश्चन है। आपने डेटा कलेक्ट किया। तो यूजली 3 से 6 महीने तक, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप कोई लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कर रहे हैं कि जिसमें आप किसी पूरे कोहॉर्ट को फॉलो कर रहे हैं पूरी लेट्स से 20 साल के लिए, तो वो तो आप 20 दिन में खत्म नहीं कर सकते ना। तो वो तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स एज टू व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू and what is the outcome of the study, and that's where the whole thing comes in कि आपको जो सारी चीजें देखनी होती हैं कि आपने किससे बात करनी है, कितनी देर बात करनी है, क्यों बात करनी है, कहाँ देखना है चीजें, कैसे करेंगे, डेटा कैप्चर कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। मैडम इसमें एक ये होता है कि जैसे मोस्टली जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च लेके लोग जो है वो फंस जाते हैं थीसिस में। तो उसमें तो उनका काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास कुछ लोग हैं जिनका 5-5 सालों से 4-4 सालों से जो है वो थीसिस क्लियर नहीं हो रहा। तो ये डिपेंड करता है ना कि मैडम मतलब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें लोग मैंने फंसे हुए देखे, जबकि क्वांटिटेटिव में मैंने अमूमन नहीं देखे इस तरीके से। मेरा नहीं, आई थिंक फंसने की वजह ये नहीं होती, फंसने की वजह यूजली ये होती है कि आपके पास आप काम कितना कर रहे हो। और मसला यूजली उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि लोग जनरली स्पीकिंग अगर आप चीजों को छोड़ते रहेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो उसमें दैट्स व्हाट कॉजेज अ प्रॉब्लम रादर देन कि कोई इसमें ये हो कि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च ली है या आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च ली है तो वो आपको फंसा रही है। मैडम जैसे डाउ के फर्स्ट सेमेस्टर पहले बैच के लोग हैं मसन के, तो उन्होंने उनको क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास सुपरवाइजर वगैरह कम थे या जिस तरह भी, तो उन 3-4 लोगों ने क्वालिटेटिव ले ली थी। हम्म तो वो मैडम उनका सेशन अभी 2019 तक चलता रहा, अभी 19 में आ गए, तो उनकी फिर उन्होंने दोबारा कन्वर्ट की उसको, क्वांटिटेटिव किया। क्वालिटेटिव को टीचर ने उनको बताया कि इनको आप ये नहीं कर सकते, खत्म कर दो। या तो उनको डेटा नहीं मिल रहा था कभी उनके, मतलब एक तो क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज बिल्कुल कम होती है, तो उनको फिर दोबारा क्वांटिटेटिव करके तो उन्होंने खत्म की रिसर्च और थीसिस डिफेंड की, उनको हो ही नहीं रहा था। हम्म कुछ ये भी है कि मेरे ख्याल में उनका ये भी प्रॉब्लम रहती है कि मतलब उनका मसला, एक प्रॉब्लम ये है कि कितनी इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो क्वालिटेटिव रिसर्च को, एंड आई यस थिंक मैम। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी ज्यादा दे नहीं रहे होते।
और भी न्यू न्यू था ना, तो हम लोगों को पता नहीं था, वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो अटक गए थे। उनको उस तरह से ना उनको प्रॉपर डेटा मिल रहा था, और उनका दो का तो मुझे ये पता कि उनको एथिकल इश्यूज बहुत आ रहे थे, उनके टॉपिक इस तरह के थे, और कम्युनिटीज मैडम ऐसे उस कि वो वक्त डेटा तक एक्सेस भी नहीं दे रहे थे, इस वजह से भी उनके साथ हुआ। मैडम उस वक्त इशू ये था कि उस वक्त जो है वो सुपरवाइजर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत कम सुपरवाइजर्स थे, जिनकी वजह से जो है वो ये इशू फेस कर रहे थे वो लोग। मे बी के वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। एक मसला ये भी है कि जो आपके पास जो दी जाती है ना कि इम्पोर्टेंस कौन से सब्जेक्ट को, तो मैंने ये देखा है कि डाउ में और बाकी जगहों पे मतलब ये परसेप्शन है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ही आपको करनी है और क्वालिटेटिव नहीं करनी। उसमें ये भी जनरली स्पीकिंग भी एक दुनिया के अंदर ये परसेप्शन रही है, लेकिन दैट्स हैज चेंज्ड अ लॉट। और नर्सेज और नर्सिंग रिसर्च के अंदर यूजुअली बिकॉज वी डील विद पीपल एंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हद तक उस पर वो देख रहे होते हैं, तो उसमें qualitative research is used quite a lot, so it is really important। लेकिन जब आप ये सोच के qualitative research को लेना कि ये आसान है, तो you're going to get yourself into trouble, क्योंकि आसान नहीं है। ना क्वालिटेटिव रिसर्च आसान है, ना क्वांटिटेटिव रिसर्च आसान है। दोनों की अपने अपने इश्यूज और दोनों की अपनी अपनी जो है क्या बोलना चाहिए चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं। डिपेंड करता है आप क्यों और किस लिए कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई डोंट थिंक पीपल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन कि जनरली स्पीकिंग ये देखा जाता है ये आसान है वो मुश्किल है। आसान मुश्किल चीज नहीं होती, आपने ये देखना होता है कि जी अप्रोप्रिएट कौन सी है और किस लिए आप कर रहे हो। और अगर किस लिए आप कर रहे हो तो उस पे डिपेंड करके फिर अगर आप सही तरीके से सोच समझ के आप काम करोगे तो देन इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि पीपल डोंट नेसेसरली लुक एट थिंग्स लाइक दैट। मैडम एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव लिटिल बिट इजी है, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव में ये है कि इश्यूज बहुत अराइज होते हैं, खासकर एथिकल इशू बहुत अराइज होते हैं, और दूसरा ये कि उसमें एक्सपर्टीज की नीड होती है, एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें ये होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड बेस होता है, अगर गलत हो जाए उसको दोबारा करेक्शन करके रिजल्ट को एनालाइज करके तो उसको पुट कर दिया जाए, इसलिए थोड़ा समझने सा। की बात है, बिकॉज एक जो चीज और देखी जाती है वो ये है कि अगर आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना किसी भी चीज को, अगर आप उसको सही तरीके से देख के अगर और अच्छे से टाइम देख, जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इफ यू आर गोइंग टू गिव यू टाइम टू क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी मुश्किल रहती है व्हेन यू आर प्लानिंग इट, बिकॉज यू हैव टू थिंक थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द उस पे कि क्वेश्चनर कहाँ से होंगे, कितना लंबा क्वेश्चनर होगा, कितनी देर लगेगी, कैसे सबमिट करोगे, कौन से लोग होंगे, सवाल कैसे पूछना है। उसमें लोगों को आसानी ये रह जाती है कि समटाइम्स दे कैन यूज ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चनर्स, किसी दूसरे ने बनाया हुआ कहीं पे किसी जगह पे, तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपका जो सेटअप है वो थोड़ा आसान है, बिकॉज आप बोलेंगे कि जी मुझे नर्सिंग से बात करनी है हॉस्पिटल्स के अंदर अबाउट चाइल्ड अब्यूज, तो आपका जो फोकस और आपकी चीजें अर्लियर ऑन जो आपने ली होती हैं वो लोगों को और वहां पे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वहां वो सही तरीके से सोचते नहीं है कि जी कहाँ कितने लोगों से बात करनी है। हालांकि क्वांटिटेटिव रिसर्च आप मतलब आप डेटा कलेक्ट करने जाए तो आपका कम से कम 30 जो डेटा है सेट है वो आप लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो हजारों तक में जाता है, लाखों तक में जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग इट। लेकिन चूंकि आपके पास सॉफ्टवेयर आपका डेटा एनालाइज करके आपको दे रहे होते हैं, तो एज लॉन्ग एज यू हैव क्लीन द डेटा, आपने क्लीनिंग कर ली, चीजें सेट कर ली, फिर उसके बाद खाली बटन प्रेस करके ही अपने डेटा एनालाइज करना होता है, तो इतना नहीं होता। वेयर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एक तो आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा बहुत ज्यादा है, डेटा को उसको प्रेजेंट करना लोगों को मुश्किल लग रहा होता है कि किस तरीके से डेटा प्रेजेंट करना है। और हालांकि आप बात सिर्फ 10-12 लोगों से करते हैं, मैक्सिमम आप क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है आप करेंगे स्टडी तो वो आपकी होगी ज्यादा से ज्यादा 30-35-40 लोग, 50 लोग मैक्सिमम, इतने लोग होंगे जिनको आप देखेंगे जिनसे डेटा कलेक्ट किया गया होगा। लेकिन उसमें डेटा एनालिसिस में डेटा प्रेजेंट कैसे करना और किस तरीके से डेटा की सेंस बनती है, वहां पर टाइम बहुत लगता है। इट्स एन सब्जेक्टिव एंड इटरेटिव प्रोसेस, तो बहुत दफा पे लोगों को ये लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा।
और जो आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में और हमारे पास जैसे स्टूडेंट्स जैसे करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग एक चीज बताऊं, मैं ये कोर्स पढ़ाती हूँ यहाँ यूके में, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने बैचेस में पढ़ाया, लेकिन जो जान छुड़ाने का कॉन्सेप्ट है ना, जो कि टाइम नहीं देना किसी चीज को, पढ़ना नहीं और बस ये करना है कि बस किसी तरीके से जान छूटे और नंबर अच्छे आए, वो जितना कॉमन पाकिस्तान में है जनरली स्पीकिंग किसी और जगह पे नहीं है। तो आपकी एफर्ट, आपका टाइम टीचिंग में और उस सब में बहुत ज्यादा जाता है, बट पीपल आर नॉट नेसेसरली उतनी एफर्ट नहीं डालते। लिटरेचर रिव्यू, मुझे बताओ कितने लोगों ने ढंग से खुद से लिटरेचर लिखा? जितने सब्जेक्ट की दिखा मेजोरिटी में से काफी सारे लोगों ने उठा के वेबसाइट से कॉपी की, हालांकि बताया है आर्टिकल कैसे सर्च करने हैं, चीजें कैसे देखनी है, लिखना कैसे है, एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू एवरी कोर्स। फिर उसका मसला ये होता है कि जब आपने वहां पे वो छोटी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दिया, तो फिर ये तो टेक्निक्स है ना, फिर ये भूल जाती है। फिर जब बड़ी रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें मुश्किल होती है फिर करने की। फिर उसके बाद जिस सिस्टम में आप रिसर्च कर रहे हैं, मतलब एक देयर इज दिस थिंग अबाउट द डाउ पे खास तौर पे दे हैव बीन डिस्करेजिंग पीपल टू डू क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, और उनको कहते हैं जी रेंडमाइज कंट्रोल्ड। अब एक मास्टर्स का स्टूडेंट जिसके पास पैसे नहीं है, जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और दूसरी बड़ी बड़ी स्टडीज होती हैं फुल्ली फंडेड, अच्छे खासे और सालों लगाए होते हैं लोगों ने उसको डेवलप करने में और एग्जीक्यूट करने में, कम से कम भी एक स्टडी आपके पास 1 से 2 साल लगाती है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ मास्टर स्टूडेंट एज अ कोर्स ऑफ मास्टर्स कि अपने पैसों से, अपनी चीजों से फुल्ली फंडेड और अकेले बगैर किसी रिसर्च टीम के एक जो है पूरा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करे, और वो ही हम करेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हमें पसंद नहीं है। तो आई थिंक वो सारी चीजें मिलके काफी मुश्किल कर देती हैं लोगों के लिए चीजें। Does that answer your question? यस यस मैडम, एक मैडम इसमें ये भी है कि जो इसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, वो इजी होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉड पॉपुलेशन के लिए जैसे डेटा कलेक्ट किया। और जो क्वालिटेटिव होती है तो उसकी जनरलाइजेबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। दूसरा ये कि जो रिसर्चर होता है तो उसकी एबिलिटी टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो हाँ बाद में हाँ जी बोलो। वो फिर क्वांटिटेटिव में हम पहले ही फ्यूचर के लिए सोच रहे थे इसका ये रिजल्ट आएगा, इसका ये इस तरह प्रेजेंट करना। क्वालिटेटिव में पहले उसको यूटिलिटेरियनिज्म जिसको कहते हैं, प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर, वो मुश्किल होती है क्योंकि पर्पस नहीं है ना प्रिडिक्ट करने का। यस। ठीक है, अगर कोविड की एग्जांपल ले लो तो कोविड-19 में जहां हम ये प्रेजेंट देखना चाह रहे थे कि जी कितने लोगों को होगा या कितने लोगों को होला है, तो हो सकता, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपने क्वांटिटेटिव डेटा लेना लार्ज नंबर्स पे, और फिर उसको देखना कि जी पैटर्न क्या थे, अगर पिछले साल के अंदर कोविड हुआ है तो किन लोगों में ज्यादा हुआ है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो कहाँ रहते थे, वो किधर कौन सी चीज थी, क्या उन्होंने किया, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा जी इतने लोगों को हुआ है तो आगे चल के तो मतलब आपकी जनरलाइजेबिलिटी, आपका पर्पस दूसरा है। लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि कोविड-19 के सिम्टम्स कितने लोगों में कौन कौन से आते हैं और वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, ये लॉन्ग कोविड क्या है, तो उसमें तो फिर आप लंबे उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकते ना। तो दोनों का अपने अपने हिसाब में, अपने अपने तरीकों से इसका देखो, ये इतनी सी सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आपकी आपकी तनख्वाह कितनी है और तनख्वाह में आपका गुजारा कितना मुश्किल है, तो मुझे बताओ कौन सा सवाल का जवाब देना आसान है? तनख्वाह कितनी है। यस मैडम, तनख्वाह कितनी है बिल्कुल इजी है। कि क्यों, क्या आप मुझे एक नंबर बता दोगे कि, लेकिन क्या यस तनख्वाह कितनी है इज द होल आंसर। मैडम, इसमें गुजारे वाला काम मुश्किल है, उसमें है पता ना? नहीं क्या क्या चीजें निकल आ जाती है। एग्जैक्टली ना, तो वो जो अब आपको किसी ने ये पूछा कि अच्छा उतनी तनख्वाह में आप किस तरह से करते हो, तो फिर देन यू विल हैव टू टॉक, क्योंकि फिर आपने एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों मुश्किल है, और हर किसी की चीजें फर्क होंगी, तुम्हारी फर्क होंगी, मेरी फर्क होंगी, यस किसी और की फर्क होंगी। तो वहां पे यू फील द नीड टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि यार घर का किराया भी देना होता है, उसमें ये वाली चीज होती है, इतने लोग हैं मेरे घर में, फलाना ढिमाका जो भी। तो दोनों, लेकिन क्या एक जो अप्रोच है वो दूसरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट या कम कम लेस इम्पोर्टेंट है? मैडम, यस, सैलरी अच्छी होगी तो एक्सपेंडिचर और प्रिडिक्ट करना भी आसान होगा। नहीं, अब ये पूछना किसी को कि आपकी तनख्वाह कितनी है और ये पूछना कि तनख्वाह में गुजारा क्या, मतलब दोनों सवालों में से क्या आप ये कह सकते हो कि सिर्फ ये पूछना काफी है कि तनख्वाह कितनी है?
नहीं नो मैडम, नहीं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों क्वेश्चंस की। दोनों रेलिवेंट है ना? दोनों Yes. रेलिवेंट है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू विद दैट क्वेश्चन। यस। ठीक है। हाँ, अब उसको फिर उसको प्रेजेंट करने का, उसको करने का तरीका फर्क होगा बहुत ज्यादा। अच्छा, यस थोड़ी यस। सी और चीज बात कर लेते हैं। एक चीज जो हमने नहीं देखी वो है सैम्पलिंग इन रिक्रूटमेंट एंड एथिक्स। सैम्पलिंग इन रिक्रूटमेंट स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, अभी सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करती हूँ, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमने पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस को देखना उनके हिसाब से, और उनका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, उनको देख के हम कर रहे होते हैं। और हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हम जनरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। सो वी नीड स्मॉलर सैंपल, 15, 20, 25, 30 इतने चाहिए होते हैं। ठीक है। फिर एक टर्म आप बहुत सुनोगे, रिक्रूटमेंट। उसका मकसद क्या, मकसद है इसका, व्हाट डज इट मीन? रिक्रूटमेंट का जनरल मकसद तो मैडम अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन इसमें ये होता है कितने लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, हाँ, शामिल कहाँ से करते हैं। लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और कौन लोग होंगे। ठीक है, क्योंकि कितने कौन लोग से लोग की ऐसे हैं जो स्टडी में रिसर्च में शामिल पार्ट करेंगे? ले सकते हैं। और बेसिकली ये वो लोग होते हैं, फिर चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च हो या क्वालिटेटिव रिसर्च हो, दीज आर द पीपल हु कैन हेल्प यू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। ओके। तो आप ये देख लीजिए, आप पॉपुलेशन सोचते हो कि जी पॉपुलेशन कौन सी है, सैंपल मेरा कौन सा होगा, ये वो, और फिर आप ये सोचते हो कि इनको मैंने आइडेंटिफाई, रिक्रूट कैसे करना है, कहाँ से मैंने ढूंढने हैं ये लोग। और तो इसीलिए बाज दफा जो लोगों को बोलो ना, वो कहेंगे जी हॉस्पिटल में जो एक्यूट केयर हॉस्पिटल में नर्सेज जाके उनसे बात करनी है बस। भाई कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट, कौन सी चीज कैसे करोगे, दे डोंट नेसेसरली ऑलवेज थिंक थ्रू दोज थिंग्स। So that's something, thinking through all of those things, we really have to think quite a lot, be it qualitative research या quantitative research. Okay. किससे बात करनी है, कहाँ से लोग लेकर आएंगे, किस तरीके से किया जाएगा, ये देखना पड़ता है उसके अंदर। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्वालिटेटिव रिसर्चर है और आप करना चाह रहे हो वर्किंग मदर्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, उनके एक्सपीरियंसेस देखने चाह रहे हो, तो मुझे बताओ डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, कौन से लोगों को लोगे स्टडी के लिए? Mothers working. आप वो खवातीन देखोगे जो मदर्स हैं और फिर वर्किंग भी हैं, और मैडम आजकल कॉमन ट्रेंड भी है ना कि जो लेडीज अपने मतलब वो थोड़ा उसकी वजह से नहीं करवाती फीट। अरे यार, इस फैशन सवाल के का जवाब दो ना। स्टडी ये देखना चाह रहे हो कि वर्किंग मदर्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग देखना चाह रहे हो, कौन सी खवातीन लोग हैं? लैक्टेटिंग मदर मैडम। ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे थे कि अगर आपने ये देखना है कि जी बहुत सी खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, और आप ये चाह रहे हो कि ब्रेस्ट ऐसा वाला सैंपल लो, तो फिर कौन से लोगे? Mother who are not feeding. ठीक है, खवातीन जो, और या ऐसी खवातीन के जिनका कोई प्लान नहीं हो, या मदर्स। सो डिपेंडिंग ऑन इसके मुख्तलिफ तरीके। एक आप बोलोगे कि अच्छा जी मुझे ऐसी माओं से बात करनी है जिनके अभी बच्चे जो हैं 2 साल से छोटे हैं, तो मुझे उनसे, एंड दे आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो मुझे उनसे करनी है बात। ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप बोलोगे कि भाई मुझे उन खवातीन से बात करनी है क्योंकि जो प्रेग्नेंट है, और देन आई नीड टू आस्क देम इफ दे आर प्लानिंग टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज और नॉट। ठीक। एक ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि जो वर्किंग मदर्स थी और जिन्होंने बच्चा उनका 5 साल तक का है, और या 4 साल तक का बच्चा है, तो फिर आपने उनको ये देखना है कि वो पीछे जाके अपने एक्सपीरियंसेस देखें और आपको बताएं कि उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग का मैडम वो तो एक्सपीरियंस हमारे किया। पास फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो जाएगी ना, कि हम बैकवर्ड जाके मालूम कर रहे हैं कि किसने कितना टाइम तक अगर वो फीड की। क्वांटिटेटिव होगी, लेकिन अगर वो क्वालिटेटिव होगी तो डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ पे, तो कैन यू सी कि आपने, आपका डेटा कलेक्शन और आपका जो ग्रुप जिससे आप बात करोगे, उस पे आपको कौन कौन सी चीजें सोचनी पड़ेंगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टडी। अच्छा, अभी दूसरा देखो, एक्सप्लोर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर पर्सनल ट्यूटर। अब ये कौन से लोग होंगे, किससे बात करोगे जाके? मैडम हम उन स्टूडेंट से बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे, हम उनसे बात करेंगे, और फिर उनका पर्सनल ट्यूटर भी होना चाहिए। 2 चीजें उसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अंडर तभी हमारे ग्रेजुएट इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स हो किसी क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटी आएंगे। में, और फिर ऐसे स्टूडेंट हो और ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे पर्सनल ट्यूटर सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ हो, तो वहां हम उनको, या नहीं इंप्लीमेंट किया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं ना, तो नहीं भी इंप्लीमेंट किया हो, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डिसाइड योर क्वेश्चन इज,
आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे देखेंगे। फिर आपने कहना है कि हाउ डू हाई स्कूल चिल्ड्रन लर्न अबाउट करियर चॉइसेस, तो ये क्या करोगे इसके लिए? हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो अपने फ्यूचर के लिए कॉन्शियस हो, ठीक है, इंटर के वो वाले स्टूडेंट्स वो उठाएंगे, आप उनको पूछेंगे कि जी सो डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा अच्छा, फिर आप ये सोचो कि ये खवातीन ये वाले लोग जो आपको कहाँ, तो आपने ये सोचना होगा कि आपने लेना कहाँ से है, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, बीच क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि भाई हु आर द पीपल हु विल बी appropriate to be included into the study, ठीक है, and that relates to your research question and aims. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि एज ग्रुप कैसी हो, एथनिक बैकग्राउंड कौन सा हो, आर यू थिंकिंग ऑफ सम काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस दैट यू, जैसे हमने कहा वर्किंग मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमारा इसमें आ जाएगा जी एज, आप शायद करें जेंडर में फीमेल ही आएंगी, एथनिक बैकग्राउंड आपने कुछ नहीं कहा हुआ, या आप शायद स्पेसिफाई करना चाहें डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे, को जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे होगी, आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट नर्सेज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, आर वी टॉकिंग अबाउट एनी वुमेन वर्किंग इन एनी setting, are we only going to talk to women who are working in hospital or universities, or are we going to talk to anybody who's working in any kind of setting, किसी फैक्ट्री में, किसी उसमें, क्योंकि देखो लोगों के एक्सपीरियंसेस और लोगों के तरीके फर्क होंगे डिपेंडिंग ऑन उनका जॉब का क्या है, ठीक है ना। तो वो फिर आपको निटी-ग्रिटी सोचनी पड़ती है कि यहाँ पे मुझे कौन सी ऐसी चीज देखनी है ताकि मेरा सैंपल इतना डाइवर्स ना हो जाए कि जहाँ पे मुझे उनकी एक जैसी बातों को लेके एक जगह पे संभाल के एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाए। फिर आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मुख्तलिफ तरीके देख सकते हैं जी, ईमेल, तो वो आपको सोचने पड़ते हैं कि अच्छा जी मैंने इनके लिए न्यूज़पेपर में या मैगजीन में इश्तिहार देना है, या मैंने रेडियो पे कुछ कहना है, या मैंने ईमेल भेजनी है, या मैंने किसी जगह पे कोई फ्लायर वगैरह जैसे ये हमने एक स्टडी के लिए बनाया था वो वाला हमने लगाना है, या क्या हमने करना है। सो दैट्स व्हाट यू विल हैव टू कंप्लीटली थिंक अबाउट एंड डिजाइन थिंग्स इनटू इट, ठीक है। और कौन सी चीजें आप देख रहे हो कि मतलब आप ये देखने की कोशिश करते हो कि उनका एक्सपीरियंस टॉपिक का कैसा है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप ये भी कोशिश करते हो कि जहाँ पे ऐसे लोग कि जो आपसे बात करने के लिए राजी हो एंड दे आर एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक, विलिंग हो पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी वजह से उनको वो करके नहीं लिया गया हो। और ये सारी कंसिडरेशन चाहे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, दोनों की सूरतों में आपको डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस से पहले करनी पड़ती है। सैम्पलिंग की टेक्निक, सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है, इट्स कहाँ से लोगों को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो आपके पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आप लिखोगे तो आप उसके लिहाज से आप लोगों को देखोगे कि यहाँ से मुझे ये लोग मिलेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च में यूजुअली आपका सैंपल साइज छोटा होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज इज यूजुअली लार्ज, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेथोडोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में एक टर्म यूज की जाती है सैचुरेशन की, जहां पे व्हेन नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द, तो अगर आप 10 लोगों से बात करें 10वें तक आप पहुंचे तो वो तकरीबन एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं जी आपकी तनख्वाह में गुजारा क्यों नहीं होता, तो वो एक ही तरह की कर रहे हैं, महंगाई है, घर का किराया नहीं हो रहा, ये नहीं वो नहीं, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, देन यू जस्ट थिंक के नाउ नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडेड इनटू व्हाट आई ऑलरेडी नो, और लोग वही वाली बात करें, सो आई डू रियली नीड टू स्टॉप। सो दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल से किया जाता है। और ये छोटा सा टेबल है, इसकी फोटो ले लो भले से, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। आपका अगर आप फिनोमिनोलॉजी यूज कर रहे हैं कि जहां आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देखना चाह रहे हैं, तो आपका स्टडी साइज जो है वो 6 से 10 पार्टिसिपेंट का काफी होता है। इवन फॉर पीएचडीज में लोग इतनी करते हैं, लेकिन ये कि उसको लिखना, उसको संभालना, उसको करना, वो काफी टाइम लगता है और काफी मुश्किल होता है। इफ यू आर यूजिंग ग्राउंडेड थ्योरी यू मे बी टॉकिंग टू 30 to 40 पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आप थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप केस स्टडी यूज कर रहे हैं तो केस स्टडी एक पार्टिसिपेंट पे भी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट योर फोकस ऑफ द स्टडी इज। सो दीज आर सम ऑफ द कंसिडरेशन दैट यू नीड टू डू। सैम्पलिंग के अंदर आपकी डिफरेंट तरीके, आप कन्वीनियंस और नॉन कन्वीनियंस सैम्पलर या रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की तरीके जो है वो सुने होंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च में यूजुअली पर्पसिव सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है, कि जहां पे आप ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो आपने लेने हैं वो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, और वो लोग हैं कि जो आपको आपके क्वेश्चन के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो अगर हमने कहा वर्किंग मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमने फिर वही पॉपुलेशन फिर जाके वर्किंग मदर्स जिसके
15 या 20 साल पहले बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग थे तो उससे तो बात करने का फायदा नहीं होगा ना, अनलेस आपका रिसर्च क्वेश्चन उस तरीके को। सो यू हैव टू थिंक थ्रू कि मुझे कौन सी खवातीन लेनी है और कहाँ से मुझे वो मिलेंगी और कौन सी ऐसी है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में बता सके। सो यू हैव टू थिंक थ्रू द आइडियाज ऑफ दैट, एंड दिस इज रेलिवेंट इन बोथ टाइप ऑफ स्टडीज। Purposive sampling या convenience sampling also यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च के जहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोगों को देख रहे होते हैं जो मिल गया, जो सर्वेज है फॉर एग्जांपल ज्यादातर कन्वीनियंस सैम्पलिंग में इस्तेमाल होती है। सो विच बेसिकली मींस रिक्रूटिंग इंडिविजुअल जो कि आराम से आपको मिल सके। ओके, and people tend to make the selection at familiar locations and choose respondents who are like themselves. तो फेसबुक के थ्रू या दूसरे जो आपने जहाँ पे पोस्ट किए क्वेश्चनर या व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहां पे ये बेसिकली कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है यहाँ से, बिकॉज वी हैव दोज पीपल अराउंड अस एंड दे आर अवेलेबल एंड वी कैन आस्क देम और चूज देम टू वर्क विद अस। ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जैसे एक बंदे से दूसरे के पास गया तो मैं आपके पास आऊं और आपको मैं बोलूं कि मुझे मेल नर्सेज मुझे चाहिए जो कि आईसीयू में काम करते हो, तो मैंने किसी एक को आइडेंटिफाई किया इस स्टडी में से, फिर उसको मैंने बोला कैन यू प्लीज लिंक मी अप टू समबडी एल्स, तो उसने अपने किसी दोस्त को या तीसरे को या चौथे को आगे आगे करते चले गए, तो दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोचेस और हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और बायस है। फॉर एग्जाम्पल पर्पस सैम्पलिंग का जो नुकसान है वो ये है कि बायस वहां पे हो सकती है क्योंकि आपने उन्हीं लोगों को चूज किया जिनको आप जानते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में लोगों को शायद वो एक्सपीरियंस नहीं हो जो आप देख रहे हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग नेटवर्क सैम्पलिंग है, तो मतलब इट्स गुड कि जहाँ पे लोग एक से दूसरे को लिंक करें, लेकिन इट मे नॉट ऑलवेज बी गुड टू गेट द पीपल दैट यू वांट टू हैव। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सिलेक्शन बायस के खासतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कि यू डोंट एंड अप विद पीपल हु वांट टू टॉक और कंफर्टेबल हैं तो इसलिए उनको उठा लिया और वो पता चला बाकी लोगों की जो नहीं है इतने टॉकेटिव तो वो नहीं है, या कोई दूसरी इस तरह की कोई भी चीज। इट्स बेसिकली इज अबाउट being aware of why you are doing something, how you are going to do it, और किस तरह से लोगों को आपने चूज करना है to participate into the study to help you get the answers that you wanted to get out of that particular research study, and thinking through it and identifying and documenting aspects that you've learned. ठीक है, तो ये है मुख्तलिफ रिसर्च एथिक्स की बात करनी है लेकिन आज नहीं करते। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू थिंक थ्रू। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हमारे पास मतलब 20 जून से पहले हमने आपकी कोर्स की वैल्यूएशन पूरी कंप्लीट करके और मार्किंग खत्म करनी है, और अगर आप देखें तो आपके कोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो आपका था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, 20% था लिटरेचर रिव्यू। तो ये दो एस्पेक्ट तो काफी लोगों ने काफी हद तक कर लिए हैं। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक राइटिंग एंड प्रपोजल प्रेजेंटेशन। ठीक, साइंटिफिक राइटिंग के लिए तो आपकी अलग से क्लासेस हो रही है ना? यस मैडम। यस मैडम हो रही है। ठीक है, और प्रपोजल प्रेजेंटेशन इज द एंड उस पे कि आपकी प्रपोजल। तो अगली क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरऑल प्रपोजल राइटिंग और प्रपोजल प्रेजेंटेशन, उसका क्या है, किस तरह से, सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू फॉर योर प्रपोजल। और आप जो पिछले ये दो चीजें आइडेंटिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग जो है वो करे, ताकि फिर उसकी मार्किंग में करके उसमें डाल सकूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम, उसका एक पूरा एक वो लिखें, आपका रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, किस तरीके से। और इसी तरह से लिटरेचर रिव्यू जो 1000 वर्ड्स तक का मैंने कहा था वो उसके साथ आप करें, तो ये दो चीजें आपकी हो जाएंगी। एंड देन या एक पूरा प्रपोजल लिखना और प्रेजेंटेशन उसकी कर लेंगे, तो आई थिंक that should be okay. So what we are going to do now, I've got limited time today, but मैं ये करूंगी कि जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च पेपर्स आपके पास मौजूद हैं सारे पिछली वाली क्लास से, यस मैम। और मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज भी, आई एम नॉट श्योर कि मैंने भेजी है कि नहीं भेजी, या आप लोगों ने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, मैं वो आज करके भेजती हूँ दोबारा आप लोगों को आज या कल में। आपका काम ये है कि आपने अब मेथड्स का सेक्शन और रिजल्ट का सेक्शन
सारे जितने आर्टिकल्स हैं, क्वांटिटेटिव आर्टिकल्स आपके पास 5-6 हैं, केस कंट्रोल दिस दैट, काफी सारी जो स्टडी हैं। जब तक मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का भेजती हूँ, आप क्वांटिटेटिव आर्टिकल जो है उसको पढ़े, एंड देन यू विल हैव क्वालिटेटिव आर्टिकल्स लेटर ऑन एज वेल। सो आपने मेथड्स के सेक्शन में से सेटिंग, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डेटा प्रेजेंटेशन, ये कैसे की हुई है इन डिफरेंट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडी में कैसे है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कैसे है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कैसे है, ये पूरा एक टेबल बना के इसको कंपेयर करो। द सेम नीड्स टू बी डन विद क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यस Yes, मैडम, मैंने आपको ठीक है। टेबल सेंड भी किया था कल। हाँ, काफी लोगों ने नहीं, आपने किया था, लेकिन व्हाट आई वांट यू टू नाउ टू डू इज कंपेयर द मेथड यस यस सेक्शन, कि उसमें डिटेल्स में जो आपने उसकी मेथड, पहले आपने डिजाइन के एस्पेक्ट्स देखे थे यस क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर के डिजाइन कैसे डिफरेंट है। अब तवज्जो इस तरह से दो कि डेटा कैसे कलेक्ट किया गया और डेटा एनालाइज कैसे किया गया, लोग कैसे किए, किसने रैंडम सैंपलिंग की, किसने कन्वीनियंस सैंपलिंग की, किसने कौन सी वाली चीज की, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपने देखने हैं। यस ठीक है, क्वांटिटेटिव ma'am. रिसर्च में एज वेल एज क्वालिटेटिव रिसर्च में व्हाट इज देन गोइंग टू हेल्प यू इज लाइक योर ओन प्रपोजल, कि आपकी फिर आपने ये करना है कि आपने सोचना है आपकी अपनी स्टडी का सेटिंग, सैंपल जो है, लोग जो आपने चूज करने हैं, मेथड्स का जो सेक्शन है वो आपने, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क। ठीक, तो जो Yes, आपका ma'am. रिसर्च क्वेश्चन हमने लिखा था, लिटरेचर रिव्यू लिखा था, और आगे के जो आपने मेथड्स का वो करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो you will develop a full research proposal, which is your final assignment for this a particular module, and you can do a small presentation and then you're done with it. ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. any questions? No, ma'am. Okay, गुड लक एवरीवन। मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के आर्टिकल्स भी भेज देती हूँ, और मेरे ख्याल में मैं कोशिश करूंगी कि आपको रिसर्च प्रपोजल की एग्जांपल कोई एक आध भेज दूं, तो ताकि, या अगली क्लास में भेजूंगी कि जहाँ पे आप ये देखो कि रिसर्च प्रपोजल के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखनी है, सो दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर प्रेजेंटेशन एज वेल। सही तरीके से लिखो, उठा के कॉपी पेस्टिंग नहीं करो। जो है फिर अपने मार्क्स तुम्हारे इफेक्ट हुए तो फिर मुझे नहीं कहना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एफर्ट के लिहाज से सिर्फ इसलिए नहीं अगर करोगे तो आज अगर सही नहीं करोगे तो टुमारो इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर ओन रिसर्च स्टडी। सो ट्राई एंड स्पेंड सम टाइम अ लिटिल बिट, और उसको जितना अच्छे से कर सकते हो करके करो। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। Have a safe Okay. January.